2 एप्रिल रोजी औरंगाबाद येथील गांधी भवनात भारत जोडो अभियान राज्यस्तरीय बैठक संपन्न. तुषार गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह महाराष्ट्रभरातील सर्व जिल्ह्यातील प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यातील काही क्षणचित्र. ही किंमत इथल्या या देशामधल्या सामाजिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मोजली, ज्याच्यामध्ये ज्यावेळेस लोकशाहीचा संकोच करण्याचा प्रयत्न झाला आणीबाणीच्या काळामध्ये, त्यावेळेस मला माहिती आहे की प्रत्यक्ष पक्षामध्ये नसणारी मंडळी देखील त्याच्या विरोधामध्ये रस्त्यावरती येऊन 2-2 वर्ष जेलमध्ये देखील ती गेलेली मंडळी आहे. प्रास्ताविकामध्ये मला याच्यापेक्षा फारसं बोलण्याची गरज नाही. फक्त एकाच गोष्टीची सुतवाच करतो, तो हा की भारत जोडो अभियान या संदर्भामध्ये अशा पद्धतीच्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्याला आपल्याला रोखता कसं येऊ शकेल. त्याचबरोबर 24च्या निवडणुकांमध्ये समाजामध्ये जर दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय उघड, तर मग त्या संदर्भामध्ये एक ठाम भूमिका घेऊन आपल्याला या शक्ती पुन्हा सत्तेमध्ये जाणार नाहीत यासाठी काय करता येऊ शकेल, हा एक पहिला पडाव ज्याला आपण म्हणू, याचं विस्तारानं तुषारभाई या ठिकाणी मांडणी करतीलच. पण हे जे अभियानाचा दुसरा टप्पा आहे 2030 पर्यंतचा असं मी समजतो. अर्थात माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला जोपर्यंत समाजामध्ये उपेक्षित घटक आहेत, दबलेले घटक आहेत, शोषित घटक आहेत, त्यांच्यासाठी टप्पा नाही. त्यांच्यासाठी शोषणमुक्ती आणि विषमतामुक्ती जोपर्यंत राहील तोपर्यंत आम्ही टप्पे आमच्या सोयीसाठी करत राहू. आणि ते मग किती होतील मला माहीत नाही. 2 होतील का 10 होतील का 100 होतील मला माहीत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी मी आता सुरुवातीला त्या बैठकीमध्ये असणारे आमचे मित्र फिरोज यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडंसं हमने जो भी काम करना है वो एक लंबी लड़ाई लड़नी है. 2024 के राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार घर कर गया और भ्रष्टाचार के कई किस्से जब सामने आए तब ऐसा लगा कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. लेकिन देश भ्रष्टाचार के कारण कभी खत्म नहीं हुआ है. वापस आके वो संभल गया है और उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार करने का लोगों को ये मिल गया है, एक अवसर मिल गया है. तो भ्रष्टाचार का युद्ध जरूरी है, लेकिन आज अगर देश के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से है तो नफरत की राजनीति की सफलता जो है उससे सबसे बड़ा खतरा इस देश के अस्तित्व को हो गया है. क्योंकि आज वो लोग एक ऐसा समाज बनाने में कामयाब हो गए हैं जिस समाज में नफरत को एक नेचुरल मान के अपना लिया है. नफरत की घटनाओं से हमारे अंदर उतना तिरस्कार पैदा नहीं होता है, हम उसे जायज मानने लगते हैं. और जातिवाद और धर्म के नाम पर उन्होंने हमारे बीच में इतनी दरारें पैदा कर दी है कि जब भी नफरती वारदात होते हैं तो हम उसमें विक्टिम की जात और धर्म को ढूंढकर फिर अपने आप को बना लेते हैं कि ठीक है उनसे हुआ है, हमको क्या फर्क पड़ता है. मैं सिर्फ 2 किस्से आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ. 15 अगस्त के एक हफ्ते पहले राजस्थान में इंदर मेघवाल नाम के 9 साल के दलित बच्चे की हत्या सिर्फ उच्चवर्णीय शिक्षक के लिए रखे गए मटके में से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी का ग्लास पीने वाले बच्चे को उस टीचर ने मार के मार डाला. वो हमारे सबके दिलों को काम करवा देने वाला था और हमारे दिलों में गुस्सा पैदा करने वाला एक इंसिडेंट था, एक वाकया था. लेकिन 15 अगस्त को मोदी जी ने जो हमें कहा कि घर घर तिरंगा, उसमें हमारी राष्ट्रीयता दिखाने के लिए हम लोग सब इतने मशगूल हो गए कि उस बच्चे की शहादत के ऊपर मुझे तो नहीं दिखा, निर्भया के लिए जितनी मोहब्बत किया जली थी
मुझे इंदर के लिए मोमबत्तियां जलती हुई नहीं दिखाई। ये उदासीनता जो हमारे अंदर घर कर रही है, ये हमारे समाज को लगे हुए घृणा के कैंसर का एक सबसे बड़ा चिन्ह है। और ये कैंसर इस समाज को खत्म कर देगा। एक टर्मिनल है, घृणा का जो कैंसर है वो टर्मिनल है। इसलिए हमने राजनीतिक काम के साथ समाज में घृणा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ना अब अनिवार्य हो जाता है। भारत जोड़ो अभियान तय की गई, उसके बारे में बात की है। मुझे भारत जोड़ो अभियान के जो विश्वस्त मेंटोर का ग्रुप बना है उसमें शामिल किया गया है। और ये तय है कि हम अब ये एक हमारी खामी और कमजोरी रही है कि हमने हमेशा जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उन्होंने निष्पक्षता को अपना मिशन बनाया है और हमेशा इस बात पे गर्व रखा है कि हम निष्पक्ष काम करते रहते हैं। लेकिन ये अब हमारे समझ में आना शुरू हो गया है कि अब हम इस कगार पर पहुंचे हैं कि हम निष्पक्ष रहकर नहीं मकसद हासिल नहीं कर सकते हमारा। और हमने ये तय करना है कि संघ परिवार को हराने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हम जो भी उसको हराने के काबिल हो उन व्यक्तियों के साथ और उन पक्षों के साथ खड़ा रह के कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। और ये निष्पक्षता का चोला अब हम नहीं पहन सकते। ये सबसे प्राथमिक बात हमने सबने समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर निष्पक्ष रहे तो फिर उससे बेहतर रहेगा कि 2024 के पहले हम लोग घर में बैठ जाए और कुछ ना करेगा, क्योंकि निष्पक्षता में इस मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए ये एक स्पष्ट बात हो जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कांग्रेस के मेंबर बन के काम करें, पर जहां पर भी जो भी संघ के खिलाफ जिताऊ कैंडिडेट है उसके साथ खड़े रहकर उसको जिताने के लिए जो भी करना पड़े वो करने की हमें नीयत होनी चाहिए, वफादारी हमने दिखानी पड़ेगी। इसलिए इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी को जिताने के लिए जिस तरह से हमने काम किया तो कई जगहों पे हमने जो बाद में बीजेपी हुए उसके कैंडिडेट्स के लिए भी काम किया था, क्योंकि हमें इमरजेंसी के कारण कांग्रेस को हराना था। अब सिविल सोसाइटी का एक कमजोरी जो है वो अभी जो सीनियर लीडरान सिविल सोसाइटी के दिखते हैं उनमें से कई है जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी ने जो त्रासदी की थी उसका त्रास भुगतना पड़ा था। और तब से आज तक उनके दिलों में कांग्रेस के खिलाफ शक शुभा है और नफरत भी है। ये जायज है, ये इसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। कांग्रेस ने वो किया था। आता पीक राज्यांना मोठी मार खात आहे महामारीचे सगळ्यात जास्त, आणि आकडा फार सोपा आणि सरळ आहे। या देशातल्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर 72% लोक म्हणजे तब्बल 100 कोटी लोक वंचित आहेत, शोषित आहेत। आपली लढाई 2024 साली त्या 100 कोटी लोकांचा आवाज बुलंद करणारी आहे। पण पूर्वीकरणाची दिशाभूल करून त्यांनी आपल्या जे केलेलं आहे एक फार साधी गोष्ट आहे। ह्या बहुमतात हे आहे हे चक्क खोटं आहे। हा आकड्याचा खेळ आहे। 37% मतं मिळाली होती मोदीला, म्हणजे किती आहे? 63% विरोधात आहे। आजही इतक्या कुलंगड्या केल्यानंतर 28 पैकी 12 राज्य विरोधकाची आहे। कर्नाटकचं येणार आहे हे तिथे जाणवत होतं।
मुद्दा हा आहे की याला आपण कसं संघटित करणार. ध्रुवीकरण मला आता हे मुख्य गोष्ट बनली पाहिजे का जे नादान हिंदू आहे ज्यांना ते जे दिशाभूल करत आहेत. नादान म्हणजे त्यांना धर्माच्या नावाने. जब अभी पिछले दिनों राहुल के मैं सावरकर नहीं मेरा नाम गांधी है उस कमेंट ने महाराष्ट्र में एक विवाद खड़ा कर दिया और महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी भी डर गई कि नहीं महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो सावरकर की बात नहीं करनी चाहिए. तब मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि इसमें कोई गलत बात नहीं, जो इतिहास में दर्ज है वही बात बताइए और इतिहास का जो सत्य है वो बताने में हम अगर झिझकने लगे तो उनको झूठे इतिहास को सबके सामने प्रमाणित करने को आसान होता जाएगा. इसलिए ये बातें हमने करनी जरूरी. और अगर सुभाषभाई आणि ही मंडळी अनेक दिवस प्रयत्न करत होते. मीही सुरुवातीला 7 सप्टेंबरला कन्याकुमारीमध्ये होतो आणि त्याच वेळेला हे आत्ता काय आपल्या पुढे वापरून ठेवलेलं. आपण जेव्हा विचार करतो आपण सगळे रोज लढणारे, लोकांच्या प्रश्नावर लढणारे, विचार करणारे, वेगवेगळ्या चळवळीतून आयुष्यभर काम करणारे आणि पुन्हा कोणीतरी आता उपटतुंब येतं आणि देशाची सत्ता बळकावतं. आता मी फार काही या चळवळीत सगळ्या ठिकाणी सगळ्या महाराष्ट्रात नियोजन मंडळात असताना सुद्धा महाराष्ट्राचा तालुका मी पाहिला आहे. प्रशांतनी आणि तुलनानी मिटिंग केलं. पण सांगायचे 2 मुद्दे आहेत. 5-1 मिनिटात ते सांगेल. पहिली गोष्ट ते या निवडणुकीला 2024 ही मुद्द्याची लढाई. का मुद्द्याची लढाई आहे हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कारण गेल्या 9 वर्षामध्ये तुम्हाला माहीत होतं का हे लोक RSSचं काम करतात. हा प्राध्यापक, हा प्राचार्य आणि आज सगळ्या विद्यापीठामध्ये ते जाऊन बसले. आणि 2024 साली पुन्हा जर गाफील राहिली भारतातील जनता तर पुन्हा निवडणुका नाही. प्रश्न सरळ एक आहे, मनुस्मृती विरुद्ध संविधान असं म्हणते तुम्ही. आणि मुख्य मुद्दा आहे लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही. त्यांना याला कलाटणी काय द्यायची आहे, मोदी विरुद्ध राहुल. मला वाटतं ही कलाटणी होऊ देता कामी नाही. आणि खुद्द राहुल गांधी याच्याविषयी फार सतर्क आहे. कारण मी केरळमध्ये आणि कर्नाटकमध्ये त्यांच्याबरोबर चाललो आणि 1-2 दिवशी ज्यावेळेला बोलण्यात आलं की हे जे सगळं आहे हे भारताच्या समाज में मची दूर तुम उसे करो. समाज में मची दूर तुम